हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मिडेन एकेडमी। एंड जो हमारी जो मैगज़ीन आई है करंट अफेयर की, उसकी जो सीरीज़ चल रही है, जिसके अंदर ऑलरेडी हमारी 4 क्लासेस हो चुकी है। इस सीरीज़ के अंदर हमने इंटरनेशनल रिलेशन का जो हमारा टॉपिक था वो 3 क्लासेस में कवर कर लिया था। एंड उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के बाद में एक इकॉनमी की क्लासेस आई थी, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जिसको लिया गया। आई होप वो भी आपने देख ली होगी। जो पोर्शंस आपसे रह गए हैं उसको आप वहाँ से एक बार देख लें, कवर करें। आज क्या करेंगे हम, एक क्लास होगी जो कुछ मिसलेनियस के टॉपिक्स हैं। मिसलेनियस के टॉपिक्स में जैसे आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि COP26 के बारे में 5 मार्क का क्वेश्चन आया था कि पंचामृत क्या है या भारत की क्या घोषणाएं थी, वो सवाल मेन से पूछा गया था। और उसके अलावा 2 मार्कर में कई बार आता है कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में सवाल आ जाता है। तो वो भी हम यहाँ पे एक एरिया देखेंगे। जैसे मगन सिंह राजवी एक स्पोर्ट्स सेक्शन से था और पर्सनैलिटी थी, तो 2021 के मेन से वो क्वेश्चन आया था। तो 2 मार्कर था, डायरेक्ट था, तो काफ़ी लोगों ने प्रिडिक्ट नहीं किया था। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो हम क्या देखेंगे, जिनको भारत रत्न मिला है और जिनको पद्मश्री मिले हैं, और जो राजस्थान से जुड़ी हुई पर्सनैलिटीज़ हैं, और भारत के अंदर भी भारत रत्न में तो उनको मिला है कि जो भारत की कुछ मुख्य हस्तियाँ थी, वो चीज़ें हमें देखनी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा लेटेस्ट कोई गवर्नमेंट की, जो क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स काफ़ी लिमिटेड आई है क्योंकि चुनाव का माहौल रहा, स्टेट के अंदर भी इलेक्शंस थे, कि लोकसभा के भी चुनाव थे, तो वहाँ चीज़ें कुछ अलग रही इस कारण से। तो सो हैंस ये मैगज़ीन है। कुछ लोगों का ये है, सर कौन सी मैगज़ीन पढ़ा रहे हो, तो यही वो मैगज़ीन है। ऑलरेडी लिंक्स इसके अवेलेबल हैं और आई होप आप लोगों के पास पहुंच चुकी है एंड यू आर इन्जॉइंग द क्लासेस। अगर आप इन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ अपना कमेंट्स वगैरह, लाइक वगैरह जो बनता है आपसे, एटलीस्ट वो आप करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, तो लेट्स मूव टू द पोर्शन। एक आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट थी, सर प्लीज़ हिंदी में करवाइए, तो मैं आज एक क्लास आपके सामने हिंदी में ले रहा हूँ। द रीज़न, हिंदी में भी क्लासेस ली जा सकती है, इंग्लिश में भी ली जा सकती है। हम बातचीत कर रहे हैं वो हिंदी में ही हो रही है। अब शब्द हिंदी या अंग्रेजी के वो तो आपको एग्ज़ाम में चूज़ करने हैं। अगर आपके पास हिंदी की मैगज़ीन है तो वहाँ शब्द हिंदी में लिखे हुए हैं, आपके एग्ज़ाम में वो हेल्प करेंगे। और यदि इंग्लिश में लिखे हैं तो वो देखो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार भी उसको हम आजकल हिंदी में पढ़ रहे हैं, यानी कि पढ़ हिंदी में रहे हैं, कंटेंट इंग्लिश में देख रहे हैं, उसका हमको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये तो चलो अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट ने दोनों मैगजीन्स निकाली है जिसका आपको बेनिफिट मिल रहा है। अदरवाइज़ क्या होता है कि लैंग्वेज को कभी भी अपनी प्रिपरेशन के लिए बैरियर नहीं बनाना है। ठीक है, अब आप सोचो, अपना पेपर भी है, GS4 है, जिसके अंदर हिंदी इंग्लिश भी है। UPSC के मेंस में भी कंपलसरी है कि आपको पासिंग मार्क्स तो लेके आना ही है। तो इन चीज़ों को समझते हुए ये आपको ध्यान में रखना है कि इन चीज़ों से बचे। स्टिल हम क्लास कवर कर लेते हैं हिंदी में, आप देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। इट्स ओके, नो इशू। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये लास्ट IR का पोर्शन था यहाँ तक, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। इंटरनेशनल रिलेशन का पोर्शन यहाँ तक था जिसको हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था। यहाँ पे इसके बारे में, कोप के बारे में बात है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ बोलते हैं कोप को। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो 28 समिट हुआ था, ये दुबई के अंदर हुआ। जो दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट, वहाँ पे इसकी अवस्थिति है, वहाँ पे ये हुई थी। अब एक्चुअली थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना होगा जो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, और प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो करें। ठीक है, इन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे, बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। तो हमने बात करी COP28 के बारे में कि COP28 हमारे यहाँ पे मेंशन है मैगजीन के, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है COP28 के बारे में। ठीक है, अब ये हुआ कहाँ पे COP28? ये हुआ आपका दुबई के अंदर, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट का पार्ट है। यहाँ इस चीज़ों को समझने से पहले क्रोनोलॉजी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ये बात है 1972 की, एक मीटिंग हुई थी, और ये जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? स्टॉकहोम में। और ये स्टॉकहोम कहाँ पे है, अगर आपको जानकारी है तो ये स्वीडन में है। और स्वीडन कहाँ पे है? तो ये यूरोप का पार्ट है। और आपको जानकारी दे दूं कि जो नाटो का एक्सपांशन हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका 32वां सदस्य कौन बना है? वो स्वीडन बना है। ये ऐसी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कहीं और काम आ सकती है, अभी जो हमारे टॉपिक में नहीं है, लेकिन फिर भी। तो 1972 के अंदर एक मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग कहाँ हुई? स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम कहाँ है? ये स्वीडन के अंदर है, और जो कि यूरोप का पार्ट है। अब 1972 की ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये जो मीटिंग हुई उस तारीख, डेट थी 5 जून। ठीक है, अब इस मीटिंग को 5 जून 1972 को जो स्टॉकहोम मीटिंग हुई, इस मीटिंग के दिन विश्व के स्तर पर
पर्यावरण के लिए पहली बार एक बहुत इंपॉर्टेंट समिट ये किया गया। इसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं, स्टॉकहोम समझौता भी कहते हैं। तो ये जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग का मुख्य एम क्या था कि हमें विश्व में पर्यावरण के लिए कुछ करना है, इन्वायरमेंटल के लिए कुछ करना है। और आई एम अगेन वार्निंग यू, मेंस सिविल सर्विसेज के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको लाइटली ना लें। तो 5 जून 1972 को जो ये स्टॉकहोम में मीटिंग हुई, इस मीटिंग का आउटकम क्या निकला, यहाँ से एक संस्था का निर्माण किया गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। कौन सी संस्था? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेट प्रोग्राम। ये एक तरह से नाम से ही जाहिर हो रहा कोई प्रोग्राम है। यूनाइटेड नेशन जो कि विश्व की एक संस्था है जिसका निर्माण 1945 में हुआ था, और हम बात कर रहे हैं 1972 में। तो 1945 के बाद 1972 में इन्वायरमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम करके एक संस्था बनाई गई। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया कहाँ? नैरोबी में। अगर आपको जानकारी हो तो नैरोबी कहाँ है? तो नैरोबी है आपका केन्या में। क्लियर है? तो ये 5 जून को जो ये मीटिंग हुई स्टॉकहोम में, और जिस दिन हमने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, हमने मतलब विश्व के राष्ट्रों ने मिलकर के, काफ़ी इसके अंदर अच्छी हिस्सेदारी हुई थी, लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, कंट्रीज पार्टिसिपेट करने आए थे, हेड ऑफ स्टेट पार्टिसिपेट करने आए थे। और इस दिन हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम संस्था, यह प्रोग्राम जो हमने बनाया, जिसका हेडक्वार्टर हमने कहाँ डिक्लेयर किया? नैरोबी केन्या में। एक पहल थी, और इस पहल को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, ये जून का महीना ही चल रहा है आज, अब हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली 21 जून गई थी, जिसको हम विश्व योगा दिवस के रूप में मनाते हैं, और 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से जानते हैं। तो ये जो 5 जून 1972 को मीटिंग हुई थी, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि इस दिन को हम आज ही पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। आई एम राइट? अब चलते हैं आगे। ये मीटिंग हो गई, और मीटिंग होने के बाद क्या बनी यहाँ से? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। एनवायरनमेंट से क्लब है कि ये सीधा सा इसका एम क्या था कि हमें हमारा पर्यावरण है उसके क्षेत्र में काम करना है। अब जब कहते हैं कहीं भी कोई नया प्रयास होता है तो उसकी वाहवाही बहुत होती है, लेकिन काम बड़ी मुश्किल से होता है। ठीक है, अब इसके बाद एग्जैक्टली 10 साल बाद एक मीटिंग हुई थी, परंतु उस मीटिंग को मैं स्किप कर रहा हूँ। 1982 के अंदर ऑलरेडी एक मीटिंग हुई थी, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद 1992 के अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, जो कि एग्जैक्टली इससे 20 साल बाद हुई। कितने साल खर्फ है? 20 साल। और फिर 20 साल बाद हम एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाएंगे, वो मीटिंग होगी 2012 की। हालांकि 2002 के अंदर भी एक मीटिंग होगी, लेकिन जो ये 20-20 साल के अंतराल में जो मीटिंग हो रही ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1982 के अंदर तो 10 साल के बाद होगी, और 20 साल का भी 1992, 1972, इसके अंदर 20 जोड़ लो, 1992 आता। 92 के अंदर 20 साल बाद एक मीटिंग हुई, और इसको मीटिंग को थी तो ये इसके बारे में ही, परंतु इस मीटिंग को हमने नाम क्या दिया? इसको हम बोलते हैं रियो समिट। अब रियो समिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का एक बड़ा फेमस शहर है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगी। और इसी समिट को हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं, जिसको बोलते हैं अर्थ समिट। अब समिट क्यों होते हैं? एक तरह से सम्मेलन होता है, या शिखर सम्मेलन कह सकते हैं, जहां राष्ट्रों के अध्यक्ष आते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो क्लियर है, ये 1992 के अंदर एक मीटिंग हुई जिसको हम बोलते हैं रियो समिट। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि हमने 20 सालों में देखा है कि हम बातचीत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कन्वेंशन बनाए, कुछ फ्रेमवर्क बनाया, और फ्रेमवर्क के आधार पर बोला कि हम इन क्षेत्रों में काम करेंगे। तो एक फ्रेमवर्क निकल के आता है एजेंडा 21। क्लियर है? एक फ्रेमवर्क निकल के आया आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCC, जिसके बारे में बड़ा आप सुनते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद एक कन्वेंशन निकल के आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट एंड डेजर्टिफिकेशन। जो मरुस्थलीकरण है, उस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए कन्वेंशन टू कम्बाट डेजर्टिफिकेशन। तो ये एक हुआ, और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और कन्वेंशन हमने साइन किया, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन CBD, जिसको बोलते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर है? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि 1992 के अंदर रियो समिट, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। अर्थ समिट क्यों बोलते हैं? कि आपने इतने इंपॉर्टेंट कन्वेंशन इस दिन साइन किए, जिसके बारे में आपने बातचीत करी। ये कोई एक दिन नहीं चलता समिट, काफ़ी लंबी अवधि चलता है, निगोशिएशन होती है उसके बाद। तो ये बहुत सारी चीज़ें रियो समिट से निकल के आई। ठीक है, अब क्या होता है कि हम इसके बारे में थोड़ी सी आगे चल, इसको फॉलो करना बहुत ज़रूरत है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, जितना मैं स्टूडेंट से इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैंने देखा कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, क्लैरिटी बहुत कम है। हमारा काम एज ए टीचर, हमारा काम यही होता है कि आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए।
बड़ी बेसिक और कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ा ऊपर से आई हुई आसमान से तोड़ा हुआ ऐसा कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये 1992 की समिट में कुछ चीज़ें आई, और ये जो मीटिंग्स थी, इन मीटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या था हम आगे बात करेंगे, परंतु 1972 में पहली बार हम पर्यावरण के लिए विश्व स्तर पर बात करते हैं, जिसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन कह रहे हैं। इसके बाद एग्जैक्टली 20 साल बाद 1992 के अंदर हमने रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील का शहर है, वहाँ पे हमने एक समिट किया। विश्व के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं वो वहाँ पे आए, और इसी को हमने रियो समिट बोला। क्यों? क्योंकि ब्राज़ील में हुआ था। और इसको अर्थ समिट बोला क्योंकि हमने अर्थ को बचाने के लिए बहुत ही भरसक प्रयास किए थे। क्लियर है? और इस रियो समिट के अंदर एजेंडा 21, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बाट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है और ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये इस दिन हमने यहाँ पे इनके बारे में बातचीत करी, और इसको हमने कहा कि हम इसके बारे में आगे और काम करेंगे। क्लियर है? और इसी के बाद जब 20 साल बाद हम दोबारा मिलते हैं 2012 के अंदर, और फिर ये मीटिंग कहाँ हुई? आपकी रियो डी जेनेरियो में, रियो। और इसको हम बोलते हैं रियो +20। क्यों बोलते हैं? कि रियो में जब हम पहली बार मिले थे उसके 20 साल बाद दोबारा मिल रहे हैं, इसीलिए रियो +20। तो आप समझ गए होंगे ये 20-20 साल से जो मीटिंग हो रही है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब 12 के बाद जब दोबारा 20 साल होंगे तब की तब देखेंगे, लेकिन अभी तक का इतिहास यही कहता पर्यावरण के बारे में। ये बहुत बड़ी एक स्टोरी मैंने बता दी। और इस जो 2012 में हमने एक चीज़ जो फाइनल करी, कन्वेंशन एक और साइन किया, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो आप सस्टेनेबल, संधारणीय जो हमारे गोल्स हैं, संधारणीय विकास के जो गोल्स की बात करते हैं, जो विकास के 17 गोल्स हैं, वो जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है वो साइन किया गया। वो 2012 के अंदर रियो के अंदर ही मीटिंग थी, और रियो में हम 20 साल बाद मिले, इसीलिए। क्लियर है? अब ब्राज़ील इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं कि हम कहते हैं कि जो विश्व के लंग्स कहा जाता है, जो हमारे अमेजन के फॉरेस्ट है, तो उनकी कहाँ अवस्थिति है? मोस्टली वो ब्राज़ील के अंदर है। तो इसलिए ब्राज़ील को इसमें तवज्जो दी गई थी, क्योंकि उस वक्त उनके ऊपर काफ़ी पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ रहे थे। तो ये मीटिंगें कुछ हुई। अब देखो, इतना समय अभी हमें ये अलाउड नहीं करता कि हम इस पर और लंबा डिस्कशन करें। क्यों नहीं करता? कि हमारा मेंस का एग्ज़ाम है, एक फ्रेमवर्क आपको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, हो सकता है इस पर सवाल आ जाए, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं तो कुछ लॉस हो जाए। लेकिन अब हम थे कहाँ पे? करंट में थे, इसलिए COP28 की बात भी करनी है। अब हुआ क्या? इनके जो जितने ये कन्वेंशन साइन किए गए ना, इन कन्वेंशन की मीटिंग्स होती है हर साल, और जब भी ये मीटिंग होती है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। मतलब इस कन्वेंशन के अंदर जितने भी सदस्य हैं, यानी कि पार्टीज़ हैं, उन सब का क्या है? कॉन्फ्रेंस है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है। तो जैसे आप UNFCCC की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो इसकी जैसे कोप्स हुए 1, 2, 3, 4, 5 करते करते, जैसे अभी हम बात कर रहे थे 28, फिर 29 भी होगा, 30 भी होगा, ये चलते रहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट कन्वेंशन थे, अगर आप देखना, जैसे COP3 की बात करें, तो यदि आपने एक नाम सुना हो जिसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जापान का शहर है, क्योटो के अंदर वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए उसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। उसके अंदर कुछ चीज़ें हमने बात करी, हमने कहा जैसे वहाँ से ये क्योटो में हुआ, कहाँ हुआ आपका? क्योटो। इसको हम क्या बोलते हैं? इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से निकल के आया? ये COP3 की मीटिंग से निकल के आया, और क्योटो है कहाँ पे आपका? जापान में। इसी प्रकार हम बात करते हैं COP21 की। अब COP21 सर आपने क्यों चूज़ किया? क्योंकि इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? पेरिस के अंदर 2015 में। आप सुनते हैं ना पेरिस डील, पेरिस की बातें, पेरिस एग्रीमेंट, तो ये सारी चीज़ें कहाँ हुई? COP21 में। और ये था किसका भाग? ये था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का। इसके तहत ये मीटिंगें हो रही हैं। अब बात करते हैं COP26 की, बात कर लो आप। तो COP26 आप जानते हैं कहाँ हुआ था? COP26 हुआ था ग्लासगो में। और ग्लासगो कहाँ पे? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है। और COP26 के अंदर आप जानते हैं कि मोदी जी गए थे, वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई, पंचामृत का सिद्धांत दिया था कि 5 घोषणाएं करके आए थे। तो ये सारी बातें COP26 की है। क्लियर है? इसके बाद COP27 की बात कर लो आप। ये मैं एक बार थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ। COP26, COP27, COP28, इसके बाद आपका COP29 भी होगा और COP30 भी होगा। ये एक सीक्वेंस लिए बनाया कि अगर कुछ ना आए एग्ज़ाम में, कोई सवाल आए, तो कुछ आप चीज़ें दिखा के एग्जामिनर को बता सकते हो कि सर मैं बहुत वेल अवेयर हूँ चीज़ों को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के मैं भी काफ़ी इसको लेकर के अवेयर हूँ। अब COP26 तो COP27 हुआ। COP27 आपका ये हुआ था COP27 शर्म अल शेख, इजिप्ट के अंदर। शर्म अल शेख, इजिप्ट।
और इजिप्ट के अंदर ये हुआ था। कोप 28 तो आप जानते ही हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा, ये रहा दुबई के अंदर, यूएई के अंदर आपका कोप 28 हुआ। साल 2023 के अंत में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब कोप 29 जो है वो आपका होगा अजरबैजान में। ठीक है, कोप 29 कहाँ आपका? अजरबैजान में। ये दो इसी साल होगा 2024 के अंदर, और 2025 के अंदर कोप 30 होगा। उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है वो क्या है, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट थी, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस है। इसके अंदर बहुत सारी जो अलग अलग बातें हुई ना, वो हम पढ़ते हैं बाद में कि कहाँ कौन सी बात हुई। इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन, आईएनडीसी बोलते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड बोलते हैं, हम सीबीडीआर की बात करते हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बात हुई, वो अलग अलग जगह हुई थी। मैंने आपको यूएनएफसीसी के बारे में बताया, इसकी कुछ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग्स हुई। ये मीटिंग कहाँ हुई, कौन सी इंपॉर्टेंट थी, उसके बारे में चर्चा की। आप, मुझे लगता है आप क्या एक खाका समझ गए होंगे कि एक इस प्रकार से कुछ चेन ऑफ इवेंट चल रहा है एनवायरमेंट के क्षेत्र में, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये होने के बाद आइए आप, हमारा जो टॉपिक था आज का कोप 28, ये है कोप 28। ये आपका कहाँ पे 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से कहाँ हुआ? ये आपका यूएई दुबई के अंदर हुआ। अब कोप 28 के अंदर, अब क्या एग्जाम में कई बार सवाल पूछ लेते हैं कि कोप 28 के बारे में आप बताइए, भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था, विश्व के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। तो ये चीज़ें, पहली बात यही लिखा है कि जो कोप होता है ये है क्या? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूएनएफसीसी। मैंने आपको लिख के बताया था, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके ढांचे के अंदर होने वाली बैठकें हैं। क्लियर? ठीक है। 1992 के अंदर ये बहुराष्ट्रीय संधि थी। मैंने आपको क्लियरली बताया कि उस समय और भी बहुत सारे कन्वेंशन बने थे, तो ये भी उसका एक भाग था। कौन? यूएनएफसीसी। क्लियर है? अब कोप क्या मीटिंग होती है, उसका नाम है, वही चीज़ें रिपीट हो रही जो मैंने आपको बताई। अब जो ये यूएनएफसीसी का मूल उद्देश्य क्या है कि किसी भी प्रकार से जो हमारा इंडस्ट्रियल लेवल से पहले, यानी कि जो औद्योगिक, जब हमारी औद्योगिक क्रांति आई थी उसके स्तर से पहले जो हमारा तापमान था, उस तापमान में हमें 1.5 डिग्री से ऊपर की बढ़ोतरी नहीं होने देनी है। मेन ये 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको कहीं 2 मार्कर में डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यूएनएफसीसी के तहत मेन मुद्दा हमारा यही है कि जो हमारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, या जो हमारा औद्योगिक क्रांति हुई थी उससे पहले का जो स्तर था, उस स्तर से हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना। हमको उसके अंदर हमारे वातावरण को, टेम्परेचर को लिमिट करना है। ये मुख्य मुद्दा है। उसके क्या रीजंस हैं और हम उसका कैसे रोक रहे हैं, इसके बारे में हम ऐसे के अंदर भी कई क्वेश्चंस पूछ चुके हैं। हमने जलवायु परिवर्तन के बारे में पढ़ा है, हमने ग्रीन, जो हमारा जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, या फिर जो हमारी पर्यावरण में वृद्धि हो रही है, तापमान बढ़ रहा है, उन सारी चर्चाओं में हम क्लाइमेट चेंज को दोष देते आए हैं। तो वो चीज़ें आप बिल्कुल अवेयर हैं। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है। ठीक है। अब ये देखो आप, कोप 29 कहाँ? अजरबैजान के अंदर, और कोप 30 आपका ब्राज़ील के अंदर। कोप 28 की बात हमने सारी बात कर ली, कौन सी कहाँ हुई। सबसे पहली बात है कि जो मीटिंग हुई थी ना, कहाँ पे हुई? ये हुई दुबई के अंदर। देखो दुबई, और आप अगर जानते हैं कि दुबई क्यों फेमस है, दुबई या यूएई क्यों फेमस है? मिडल ईस्ट पूरा ही जो कच्चा तेल होता है ना, उसको निकालने के लिए फेमस है। बहुत बड़े उत्पादक देश हैं, और ये सारे के सारे ओपेक के, जो ऑयल एक्सप्लोरिंग पेट्रोलियम कंट्रीज हैं, उनके मेंबर है। कौन सा ग्रुप है? ओपेक। ठीक है। तो जो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग कंट्रीज है, उसका ये ग्रुप्स हैं, सारे के सारे मिडिल ईस्ट के मोस्टली देश के भाग हैं। तो यूएई भी इसका भाग है। अब इस ओपेक से क्या होता है? आप वहाँ तो कच्चा तेल निकाल रहे हो। पर्यावरण के बदलाव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो है फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल से आधारित आपकी जो भी सामग्री, जैसे कोयला हो, या आपका तेल हो, या आपका गैस भी आजकल उसी में कंसिडर किया जाता है। तो ये बोला कि एक तो हम बात कर रहे हैं पर्यावरण को रोकने के लिए, और आप मीटिंग कहाँ करवा रहे हो? मीटिंग करवा रहे हो आप दुबई के अंदर। तो बोले ये ठीक नहीं है। इसीलिए जो कोप 28 की मीटिंग हुई दुबई में, उसका विरोध किया गया। और सबसे बड़ी बात, जो ये कोप की मीटिंग हुई, इस मीटिंग का जो अध्यक्ष बनाया गया, वो अध्यक्ष बनाया गया वहाँ की एक जो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, और जिसके अंदर सऊदी अरामको की भी हिस्सेदारी है। तो उस कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उनको बनाया गया, और बोला उस पर आप सोने पे सुहागा, एक तेल की कंपनी के अध्यक्ष ही बना दिया। तो कई कंट्रीज ने इसका विरोध किया, हालांकि धीरे धीरे बातें सेटल हो गई। तो ये एक ध्यान रखना कि दुबई में ये तो विवादास्पद रहा था। अब यहाँ से क्या निकल के आया कोप 28 में? मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल के नहीं आई है। हुआ क्या कि कोप 27 हुआ था। ये कहाँ हुआ कोप 27? शर्म अल शेख, इजिप्ट में हुआ था। और वहाँ पर एक फंड की बात की गई थी, लॉस एंड डैमेज फंड। अब ये फंड की घोषणा कहाँ हुई थी? कोप 27 में। लेकिन आपको पता है, कोप 27 पिछले साल हुआ 2022 के अंदर, और कोप 28 हुआ 2023 में। 2023 में इसकी घोषणा हुई,
और 2023 में इसकी 2022 में घोषणा हुई, 2023 के अंदर COP28 के अंदर हमने इसको कैसे ऑपरेशनल करना है, किस प्रकार से ये काम करेगा, इसकी बातचीत हुई। मेन आपको ये याद रखना कि लॉस एंड डैमेज फंड जिसका निर्माण 2027 COP27 के अंदर शर्म एल शेख की मीटिंग के अंदर हुआ था, अब उसी लॉस एंड डैमेज फंड को किस प्रकार से ऑपरेशनल करना है, उसको प्रक्रिया में लेके आना है, किस प्रकार से तंत्र होगा, कौन उसकी बॉडी होगी, इसका सेक्रेटरी सचिवालय कहाँ बनेगा, इन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई COP28 के अंदर। क्लियर है? अब और शायद ये सुनने में आया है, मतलब न्यूज़ में जो है कि इसको जो मैनेज करेगा वो वर्ल्ड बैंक करेगा। क्लियर नहीं है, लेकिन बोला गया है कि इसको वर्ल्ड बैंक मैनेज करेगा। क्लियर है? तो ये लॉस एंड डैमेज फंड है। अब लॉस एंड डैमेज फंड क्या है कि जो विकासशील देश हैं वो ये कहते हैं कि भाई साहब सारा विकसित जो करना था वो किया, औद्योगिक क्रांति आप लेके आए, पर्यावरण को प्रदूषण आपने किया, हमारा तो अब विकास का समय है। अब आप बोलते हो जो काम आपने किया उसका नुकसान हम भरें, इसलिए बोला पहले आप विकास हुए, आपने पर्यावरण को बर्बाद किया, तो उस नुकसान के लिए, डैमेज के लिए जो भरपाई होगी वो कौन करेगा? आप। इसी के लिए लॉस एंड डैमेज फंड है। सीधे शब्दों में बता दिया है, इसको आप अपने एग्जाम में जिस प्रकार से है उस हिसाब से बोल देना। ठीक है? अब इसके अलावा एक ये तो घोषणा हुई थी स्वास्थ्य को लेकर के जिसका भारत ने विरोध किया था, आगे चलें, और अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य को अपनाना। अब इसके अंदर क्या है कि हमने प्रयास कर रहे हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है ना, उस ग्लोबल टेम्परेचर को हम किसी भी कंडीशन में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकें। उसके लिए जैसे पंचामृत की घोषणा है, हम जैसे नेट जीरो 2070 तक कर देंगे, और जो हमारा जितना भी फॉसिल फ्यूल से जो हमारा उत्पादन होना है उसको हम 50% से कम करेंगे, जितना हमारी नई ऊर्जा की आवश्यकता है हम रिन्यूएबल सेक्टर से लेके आएंगे। ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट घोषणाएं हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि हम ट्री कवर बढ़ाएंगे, फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे, और करीब करीब 2.5 लाख कार्बन टन के हिसाब से हम उतना सिंक बनाएंगे कार्बन का। मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा। तो ये अनुकूलन के लिए कुछ बातें थी। वो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात कोप में निकल गई, उसको आप लॉस एंड डैमेज को लिखना। बाकी आप यही बताना कि फंड कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, विकासशील देशों को कैसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कुछ मुद्दे हैं जिनको आप लिख सकते हैं। ठीक है? अब ये COP28 की बातें हो गई। क्लियर? इसके अलावा COP28 में ऐसी कोई खास बातें हुई नहीं जिसके बारे में हमको डिस्कस करना पड़े। अब आता है एक इंपॉर्टेंट भारत का मिशन है, और इसको बोलते हैं मिशन लाइफ। अंग्रेजी में लिखा था नाम, सरकार ने भी अंग्रेजी में लिख के दिया था LIFE लाइफ। तो इसका नाम क्या है? मिशन लाइफ। अब जो ये मिशन लाइफ है, इस मिशन लाइफ का क्या है कि पहले उद्देश्य समझो आप क्या है, और ये क्या हुआ और कब हुआ। मैंने आपको बताया COP26 के अंदर पंचामृत दिए गए थे। COP26 कहाँ हुआ? ग्लासगो में। ग्लासगो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में। इस COP26 के अंदर पंचामृत के साथ हमने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर के एक हमने मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? मिशन लाइफ। जैसे योगा हमने स्टार्ट किया, मिलेट्स के बारे में बातचीत हमने की, ऐसे कैसे हमने मिशन लाइफ लॉन्च किया। मिशन लाइफ क्या है? मिशन लाइफ बोलता है कि जो आपकी लाइफस्टाइल है ना एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो कैसी होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल के हिसाब से आपकी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और हमारा भारत और यूनाइटेड नेशन दोनों ने मिलकर यही कहा कि जो मिशन लाइफ है ये क्या है? ये एक प्रकार से हमको विश्व में जन आंदोलन के तौर पर बनाना है। और इसका उद्देश्य क्या है? आपकी जो खुद की इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जो आपके आगती पागती जो वातावरण है उसकी लाइफस्टाइल, उनको हमें इस प्रकार से करना है कि हम पर्यावरण को बचाने का प्रयास कर सकें। तो इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण की रक्षा करना और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। ठीक है? और इसके अंदर क्या काम होंगे? आप बहुत बड़ी बातें नहीं, बहुत छोटी बातें आप आराम से लिख सकते हो। कैसे? आपको ऊर्जा की बचत करनी है, आपको पानी को बचाना है, जो सिंगल यूज़ का प्लास्टिक होता है उसका यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाना है। जितना आपका कोई भी अगर कचरा वगैरह निकलता है उसको रिसाइकल करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, यूज़ एंड थ्रो नहीं करना है। आपको अच्छी लाइफस्टाइल प्रैक्टिस करनी है। आपको जो ई कचरा होता है, ई अपशिष्ट को बहुत कम प्रोड्यूस में लेना है। तो ये मिशन लाइफ की कुछ 7 थीम बन रखी है, और थीम अलग से याद करने की जरूरत नहीं, बहुत थीम। ऊर्जा बचाओ, पानी बचाओ, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम यूज़ करो, जो वेस्टेज होता है उसको कम करो, अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल रखो, जो ई कचरा होता है उसका कम इस्तेमाल करो। ये तो हो गए क्या आपके लाइफ के थीम है। अब नोडल मंत्रालय कौन सा है? हमारा पर्यावरण मंत्रालय है। उसके बाद इसके लिए कैसे आप काम करोगे? तो देखो, भारत खुद अपने तौर पे ये बोल रहा है कि हमने कुछ अपने एरियाज, हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट को इसके लिए बता रखा है, हमने गाइडलाइंस निकाल रखी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन से काम कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं। हम भारत अपने स्तर पर ये कह रहा है। अब उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य यही है मिशन लाइफ का, कि विश्व के परिदृश्य में, कंप्लीट विश्व के अंदर ये जो लाइफ मिशन है ना, इसको हमें आगे बढ़ाना है। जैसे हमने किसको बढ़ाया? योगा को। हमने किसको बढ़ाया?
मिलेट्स को। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? आयुष। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो हमने काम किए, उसी काम के चरण में एक और लाइफ है कि भाई लोग जो यंग हैं, कितनी एज ग्रुप के, जिनकी एज ग्रुप 17-18 साल से लेकर के 30 साल तक की एज है, उन लोगों में, यंग लोगों में, यंग बॉयज़ में, यंग गर्ल्स के अंदर ये सिखाना है कि हमें पर्यावरण को बचाने के लिए अपने खुद को झोंकना होगा। हमारा खुद का भी फ़ायदा है उसमें और विश्व को भी फ़ायदा है। यही लाइफस्टाइल को चेंज करने का एक तरीका है। यही हमें मिशन लाइफ के अंदर बताना है। तो संपूर्ण विश्व के अंदर भारत ऐसा करना चाहता है, क्लियर है। इसके बाद हमारा एम क्या है कि कम से कम हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से करीब करीब 1 अरब भारतीय और विश्व के नागरिक इस उद्देश्य में आगे आएँ और हेल्प करें। गांव लगभग 80% जो हमारे गांव हैं और जो हमारे पंचायती राज के इंस्टीट्यूशंस होते हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, उनको 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। कैसे बनाएंगे? जो वेस्टेज होता है उसका डिस्पोजल करना, रिसाइकल करना, सिंगल यूज़ प्लास्टिक के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी लेके आती है, उसके खिलाफ सिटीजन को अवेयर करना है। कहीं अगर हो रहा है तो उसकी आप इन्फॉर्मेशन दें, उनके खिलाफ पेनल्टी लगें, उनका प्रोडक्शन कम हो। तो ये सारी चीज़ें इसी का भाग है, ठीक है। बाकी सेम वही चीज़ें हैं कि लोगों को प्रो प्लेनेट पीपल बनाना है। प्रो प्लेनेट पीपल, ट्रिपल पी। इसमें क्या है कि आप लोगों को प्लेनेट के प्रति जागरूक करते हो और लोगों की पार्टनरशिप से आप प्लेनेट को बचाने का प्रयास कर रहे हो। यही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे निकल गई मिशन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको माइंड में जरूर रखें, क्लियर है। तो ये तो हो गई कोप के बारे में और जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। अब राजस्थान के लिए एक और टाइगर रिजर्व मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। तो जब टाइगर रिजर्व की घोषणा करता है, उस एजेंसी का नाम है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। और ये जो हमारे भारत के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व होते हैं उसकी घोषणा करती है। अब होता क्या है, जिस स्टेट के अंदर टाइगर रिजर्व बनना होता है वो स्टेट क्या करता है, पहले अपने पास से लैंड, ज़मीन वगैरह देख करके, आसपास का माहौल देख करके घोषणा करता है कि हम इस एरिया को टाइगर रिजर्व बनाना चाहते हैं या फिर कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना चाहते हैं। वो अनुमोदन एक बार केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार यदि एक बार उसकी घोषणा करती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पहले प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उस ज़मीन वगैरह के लिए आता है, क्योंकि बाद में पैसा कहाँ से आ रहा है? केंद्र से। जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, पैसा भी तो खर्च कर रही है। तो सरकार आश्वासन चाहती है राज्य से कि ऐसा ना हो कि एक बार ज़मीन दे के आप वापस फिर बोलो कि नहीं हमें। तो ये चीज़ें हैं। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने राजस्थान के लिए 5वां टाइगर रिजर्व घोषणा कर दी है, जिसका नाम क्या है? धौलपुर करौली बाघ रिजर्व। अब ऑलरेडी 4 हैं, ये 5वां हो गया। नाम आई होप आप जानते हैं, रिवीजन के लिए आप जानते हैं कि रणथंबोर था हमारे पास, सरिस्का था, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी जो रिसेंटली 2022 के अंदर घोषणा हुई, और अब क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया आपका धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। टोटल 5 हो गए। अब इंपॉर्टेंट ये समझना होगा कि ये जो टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो हमारा पोर्शन है उसके नज़दीक ही है लगभग। जो हमारा हाड़ौती क्षेत्र है उसके आसपास, और सवाई माधोपुर हो गया, कोटा हो गया, बूंदी हो गया, और अब आपके धौलपुर और करौली का क्षेत्र हो गया। आपको ये समझना होगा कि भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जो टाइगर हैबिटाट है, जो इनका टाइगर्स का रहने का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को आपस में जोड़ा जाए, उनके बीच में कॉरिडोर बनाया जाए। क्योंकि टाइगर्स एक ऐसी स्पीसी है जिसको लंबा चौड़ा एरिया चाहिए। अगर उसको मिलेगा ऐसा तो वहाँ का इकोसिस्टम वापस रिवाइव होगा। तो इस कारण से वो क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो आसपास का एरिया है, उस आसपास के एरिया में वो लोग टाइगर रिजर्व को प्रमोट कर रहे हैं। और जहाँ कॉरिडोर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो सेकंड फेज क्या होगी? कॉरिडोर बनाए जाएंगे। तो ये आपको इस प्रकार से समझना होगा, क्लियर है। अब राजस्थान के अंदर भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या के अंदर टाइगर्स हैं, लेकिन जो हाईएस्ट टाइगर आपको अगर इंडिया में कहीं मिलेंगे तो मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपको एक फैक्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है। और भारत के अंदर अब सब मिला करके टोटल टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 54 हो गए हैं। 54 में राजस्थान के पास कितने हैं? 5 हैं। तो ऑलमोस्ट 10% टाइगर रिजर्व इंडिया के राजस्थान के अंदर है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी भाग है, मतलब कि लगभग हम उसका 10वां भाग लेके बैठे हैं, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, हो गया। बाकी ये चंबल नदी के आसपास से निकलता है हमारा जो वहाँ का वन कैसा है और कौन से जो जीव वनस्पति होते हैं, ये तो एग्ज़ाम में आप कैसे इसको यूज़ करके लिख सकते हो वो आपके ऊपर है। और जो हमारा ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, वैसे तो ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, 1972 के अंदर एक्ट के द्वारा पारित की गई थी। ये इतनी जानकारी हमने यहाँ दी है। अब आता है पार्वती काली सिंह चंबल ERCP के बारे में। ERCP के बारे में बहुत बार हम चर्चा कर चुके हैं, आपने पहले वाली मैगजीन के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा होगा। 13 डिस्ट्रिक्ट्स के प्लान कर रहे थे, 40,000 करोड़ के आसपास का खर्च बात कर रहे थे। राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ पैसा खर्च किया, नवनेरा बैराज वगैरह हमने बनाना शुरू कर दिया, वो बात हम पहले कर चुके हैं। अब क्या हुआ है, जैसे ही आप जानते हैं कि राजस्थान के अंदर इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद
गवर्नमेंट बीजेपी की बनी और केंद्र सरकार से एक सहमति बनी। इतने साल तक तो पहले डिमांड हो रही थी कि इसको एक केंद्र सरकार की दर्जा दिया जाए इस योजना को, और केंद्र इसके लिए पैसा दे, तब मान नहीं रहे थे। गवर्नमेंट का डिफरेंस था, स्टेट के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट की, सेंटर के अंदर बीजेपी की। अब जैसे ही दोनों के अंदर सेम गवर्नमेंट हुई है, राजस्थान को इसका फायदा मिला। कैसे मिला? अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार तीनों साथ में आए और इन्होंने बोला है ईआरसीपी की जगह हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं हम? पार्वती काली सिंध ईआरसीपी बना रहे हैं। और क्या कर रहे हो आप उसके अंदर? कुछ नहीं कर रहे। हो क्या रहा है? पार्वती और काली सिंध चंबल, इन तीनों को पहले जोड़ रहे हैं। और इसकी अनुमति किसने दे दी हमको? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो वहाँ से मिल गई है। अब ये कर क्या रहे हैं इसके तहत? इसमें क्या होगा, जो आप जानते हैं भारत सरकार का एक मुख्य, पहले बहुत पुराना एक एम चल रहा था कि हमें नदियों को आपस में जोड़ना है, जिससे कि जो हमारा एक्स्ट्रा पानी है, जहाँ पानी कम है, उसकी मांग के लिए हो जाए। तो यही एक काम हो रहा है कि हमारा एम क्या है कि चंबल नदी है, वहाँ जो सरप्लस पानी है, उस पानी को हम कहाँ लेके आ जाएं? काली सिंध में, पार्वती में, मेज और चाकन, इनके बेसिन के अंदर लेके आया जाए पानी को। तो ये इस संशोधित जो हमारी पार्वती और काली सिंध नदियाँ हैं, इन नदियों के अंदर चंबल का पानी को लेके आया जाएगा। ये एक मुख्य मुद्दा है। और अब इसमें हो क्या गया, जैसे ही केंद्र सरकार ने इसके अंदर इंटरेस्ट लिया है, अब 90% फंडिंग कौन करेगा? केंद्र। 5% कर रहा है राजस्थान और 5% कर रहा है मध्य प्रदेश। जो हमारा खर्चा था वो कॉस्टिंग होगी कम। अब इसके अंदर करीब करीब 34 जिले हैं, वो लाभान्वित होंगे, जबकि राजस्थान के पहले कितने जिले थे? 13। अब इन्होंने बढ़ गए, राजस्थान के 21 जिले हो गए, मध्य प्रदेश के 13। आपको ये भी समझना होगा कि जब ईआरसीपी की बात कर रहे थे उस वक्त जो 13 जिले थे, तो राजस्थान का जो पहले विभाजन था उसके हिसाब से था। अब विभाजन बदली हो गया है, नए जिलों की घोषणा हो गई थी, उस कारण से हमारे कुछ जिलों की संख्या आपको ज़्यादा भी दिख रही है। अब इसके अंदर बैराज और बांध का नाम लिख रखा, पढ़ पढ़ के आए हो आप भी परेशान हो गए होंगे। रामगढ़ है, महलपुर है, नवनेरा है, मेज है, राठौड़ा है और डूंगरी है। इनकी लोकेशन कौन सी है, कौन सी नदी पे है, कौन से जिले में है, अगर सवाल आ जाए तो उसमें प्लीज़ आप अप्रोच कर लेना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना और दिमाग में रख लेना। नवनेरा बैराज पे तो ऑलरेडी हमारा काम राजस्थान गवर्नमेंट, प्रीवियस गवर्नमेंट में स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मुख्य मुद्दा इस पूरे एम का यही है, चंबल नदी से पानी को, जो चंबल का सरप्लस पानी है, उस पानी को हम काली सिंध में, पार्वती में, बनास में और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इनका जो उप बेसिन है, जैसे गंभीरी है, बाणगंगा है, इन नदियों तक हम पानी को लेके आएंगे। अब इससे होगा क्या, जो राजस्थान, पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटी डेवलपमेंट होगी, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था पूर्ण होगी, हमारा जो हमारी बायोडाइवर्सिटी उसके अंदर विकास होगा, पर्यावरण को एक संधारणीय बनाने का प्रयास किया जाएगा, पानी का सदुपयोग होगा। ये कुछ मुद्दे हैं जिस कारण से इस परियोजना के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। काली तीर लिफ्ट परियोजना। लिफ्ट का मतलब ये होता है कि आपको किसी चीज़ को लिफ्ट करना है। तो काली तीर के अंदर क्या हो रहा है कि पानी को लिफ्ट करके उसके बाद आप, मतलब कि लो स्टार्टा से आप ऊपर पानी को खींच रहे हो। तो क्या है, जो चंबल नदी है ना, चंबल नदी में जब बारिश होती है तो उसके अंदर पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है। चंबल नदी से जो भी अतिरिक्त पानी होगा उसको हम कहाँ लेके आ रहे हैं? पार्वती और रामसागर बांध है, इनके अंदर लेके। और ये जो पार्वती और रामसागर बांध क्या करेंगे, जो हमारा बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे जो क्षेत्र है उसके अंदर पानी की सप्लाई होगी। तो बस काली तीर लिफ्ट परियोजना, कहीं 2 मार्कर में सवाल आ जाए तो ध्यान रखना है कि हम इसके तहत चंबल का जो सरप्लस पानी है, जो उस सरप्लस पानी को हम पार्वती और रामसागर बांध के मध्य बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। लगभग 650 करोड़ रुपए इसकी क्या है, आपका जो परियोजना है उसकी लागत है। और मेन मुद्दा क्या होगा? सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति। एक ग्रीन वॉल का कंसेप्ट चल पड़ा हमारे यहाँ पे, तो ये एक्चुअली 2-3 साल पुराना था, अब काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। चर्चाओं में इसलिए चल रहा है कि इसके ऊपर फिजिकली काम होना शुरू हो चुका है। अब ये है क्या, आप जानते हैं कि अरावली की जो बेल्ट है, जो गुजरात से लेकर के आपके दिल्ली तक है, इसका बहुत खनन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट में बताया, केंद्र सरकार की भी आलोचनाएं हुई, राज्य सरकार की आलोचना हुई, माइनिंग सेक्टर के पीछे केंद्र सरकार भी लगी। इसके बीच में कई बार हमने इंसिडेंट भी देखे, जब हमने देखा कई ऑफिसर्स को इसमें शहीद भी होना पड़ा माइनिंग माफिया के अगेंस्ट में एक्शन लेते हुए। अब क्या हुआ, जैसे आप जानते हैं कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर जो सहारा का रीजन है और जो नीचे का क्षेत्र है, इसके बीच में एक ग्रीन वॉल बनाई जा रही है। वो ग्रीन वॉल कैसे बनाई जा रही है? आप पेड़ लगा रहे हो एक बड़े क्षेत्र के अंदर, एक चौड़ी क्षेत्र के अंदर। उन पेड़ों से क्या होगा, जो डेजर्ट है नॉर्थ का, वो साउथ की तरफ नहीं आएगा, ऐसा उनका प्लान है। सेम हम क्या कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि अरावली के पश्चिमी तरफ बारिश का पानी बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम है। उसके रीजन्स भी आप जानते हो, अरावली खुद एक रीज़न है। और हमारे पास कोई ऐसा पहाड़ नहीं है कि जो हमारे अरब सागर की शाखाएं आती है, उन अरब सागर की शाखाओं को राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर पानी को रोक सके। इस कारण से यहाँ सूखा भी पड़ता है और थार का मरुस्थल भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो ये थार का मरुस्थल है,
इसका थार का मार्च आपने सुना होगा, जिस प्रकार चूरू सीकर के क्षेत्र से जो आंधियाँ मिट्टी की उड़ती है और वो कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश हरियाणा में जाती है। और वहाँ जाने के बाद क्या हो रहा है कि जो गेहूँ उत्पादन वाला क्षेत्र है वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जो आपकी मिट्टी उड़ के जा रही है, जो रेतीली मिट्टी पैदावार के लिए अच्छी नहीं होती है, और ये रेतीली मिट्टी जाकर के जो हमारा फर्टाइल प्लेन एरिया है वहाँ उत्तर प्रदेश में और फिर आपके हरियाणा में, फिर आपके जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है इसमें भी जाके गिर रही। उसको रोकने के लिए हम चाहते हैं कि अरावली में एक ग्रीन वॉल बनाई जाए। तो लगभग 1400 किलोमीटर लंबी और इसको करीब करीब 10-12 किलोमीटर चौड़ी एक ग्रीन वॉल बनाने का कंसेप्ट है। अब इससे होगा क्या, सबसे बड़ी बात यही है कि जो मरुस्थलीकरण है वो रुकेगा। दूसरा, जब आप ग्रीनरी डेवलप करोगे तो कार्बन सिंक का काम करेगा, उससे जो पर्यावरण का प्रदूषण उसमें कमी आएगी। फिर हमारा जो ग्रीन कवर है वो बढ़ेगा, तो मॉनसून को और आकर्षित करने में भी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो करीब करीब 1.15 मिलियन हेक्टर वन क्षेत्र को इसमें टारगेट किया गया है। 2027 तक हमें ये पूरा करना है। अब ये काम चल रहा है। इसमें दो एक मुख्य मुद्दे हैं कि एक जो हमारी धूल मिट्टी आ रही है वो धूल मिट्टी थार से उड़ करके जो हमारा अरावली से पूर्वी एरिया है उसमें ना पहुँचे। उसके बाद जो अरावली के आसपास की माइनिंग वगैरह से जो ज़मीन है उसकी स्थिति खराब हो चुकी है उसका एक तरह से पुनर्भरण हो सके, लैंड जो है वापस रीडेवलप हो सके। ये कुछ हमारे मुख्य उद्देश्य हैं इस ग्रीन वॉल के तहत। तो यहाँ ग्रीन वॉल से ध्यान रखना है, अगर राष्ट्र के संदर्भ में बात आती है तो ये अरावली के अंदर जो हम ग्रीन वॉल बनाते हैं वो है, और अंतर्राष्ट्रीय अगर ग्रीन वॉल की बात आती है तो वो आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सहारा और जो सहारा के नीचे के राष्ट्र हैं उनके बीच में बनाई जा रही है, उसकी बात है। रिसेंटली राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने हमारी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी उसकी घोषणा करी। राजस्थान सरकार ने भी करी और केंद्र सरकार ने भी करी। और जो केंद्र सरकार की घोषणा थी इसके अंदर जो हमारा केंद्र सरकार की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है वो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या करती है, वो बोलती है कि साल 2030 तक इसके कुछ मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है कि साल 2030 तक हमें हर साल 5 मिलियन टन पर एनम 5 मिलियन टन पर एनम इतना हमको ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करना है। सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? हाइड्रोजन तो हम पहले ही बनाते आए थे। ग्रीन हाइड्रोजन उसको कहते हैं जिसके तहत आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हो। आप रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए आप हाइड्रोजन को पैदा करते हो। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिसके तहत हाइड्रोजन बनाई जाती है। मेन मुद्दा यही है कि जो हाइड्रोजन के निर्माण के अंदर जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपका रिन्यूएबल सोर्स से आनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। सरकार का उद्देश्य ये है कि 2030 तक हमारी इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि हम हर साल 5 मिलियन टन पर एनम के हिसाब से हम प्रोडक्शन कर सकें। और जो देश के अंदर हमारे हाइड्रोजन की मांग है उसका लगभग 80% से ऊपर हम खुद दे सकें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? सरकार की बहुत इंपॉर्टेंट घोषणाएं थी कि इससे हमको करीब करीब 6 करोड़ के आसपास तो हमें जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, और करीब करीब उन्होंने 19,000 करोड़ के आसपास के लिए खर्च घोषणा भी करी कि हम इतने पैसे इसके लिए रख रहे हैं। ठीक है, डन है। अब इस पॉलिसी के अंदर और इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हमने लिख रखी, वो भी आप देख लो क्या है। आपने ग्रीन हाइड्रोजन बनाई, इस ग्रीन हाइड्रोजन मान लीजिए ग्रीन हाइड्रोजन बनी कहाँ पर? राजस्थान के अंदर बनी। राजस्थान में क्यों बन सकती है और राजस्थान क्यों पॉलिसी लाए वो भी आपको मैं समझा। देखो राजस्थान में इसका स्कोप क्या है। राजस्थान के अंदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बड़े साधन हैं। सबसे इंपॉर्टेंट साधन क्या है? एक सोलार और दूसरा है विंड। सोलार और विंड से आप ऊर्जा का उत्पादन करोगे और इसी ऊर्जा के उत्पादन से आप क्या उत्पादन करोगे? ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? ये ग्रीन हाइड्रोजन हम जो हमारे कोल के पावर प्लांट है वहाँ कर सकते हैं, सीमेंट की जो इंडस्ट्री लगी है वहाँ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ये ग्रीन हाइड्रोजन किसी दूसरे राज्य को बेची, आपने मान लीजिए बेची मध्य प्रदेश को, वहाँ पे उनकी आवश्यकता थी, हमने इसको बेच दिया। जब आप उस राज्य को बेचते हो ना तो क्या होता है, कई बार आपको टैक्स पे करने पड़ते हैं, और वो टैक्स किसको करने पड़ते हैं? सेंटर को पे करने पड़ते हैं, क्योंकि राज्यों के मध्य के अंदर क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। अब इस ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में सरकार ने क्या किया है कि जहाँ से ये बनेगी और किसी दूसरे राज्य में अगर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो हम जो अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके तहत जो भी इसका 25 सालों तक आप यदि एक दूसरे राज्य को बेचते हो तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि जो आपका ट्रांसमिशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।
उसके लिए कोई टैक्सेशन नहीं है, ठीक है। और इसकी कनेक्टिविटी के लिए भी हम प्रयास करेंगे। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो अंतर राज्य के बीच में जो ट्रांसमिशन होगा, इंटर स्टेट जो आपका ट्रांसमिशन होगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं लगेगा और केंद्र सरकार इसमें सहयोग भी करेगा, क्योंकि सरकार खुद चाहती है कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़े नहीं, कम हो। कम क्यों, कैसे हो सकता है? आप क्रूड ऑयल इतना इंपोर्ट करते हो, जब ग्रीन हाइड्रोजन बनने लग जाओगे तो क्रूड के ऊपर डिपेंडेंस भी थोड़ी कम होगी, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के आधार पर इंजन भी निर्माण हो रहे हैं। जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन चीज़ों की चर्चाएं चल रही है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी से आगे हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल के आधार पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुचारू रूप से चलाएं, आगे बढ़ें। ये इन्होंने उदाहरण दिया है आसाम का, एक ही बात है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या होती है, आपने नाम सुना होगा एलएनजी टर्मिनल, लिक्विड नेचुरल गैस, इसके हम टर्मिनल बनाते हैं। अब क्या होता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया आप ये समझिए हाइड्रोजन H2 और अमोनिया आपका NH3 और पानी आपका H2O। अब क्या है कि हाइड्रोजन बनेगी किससे? बनेगी जल से, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के माध्यम से। और आपको जैसे इसी के उत्पादन से आप ग्रीन अमोनिया भी बनाओगे। अमोनिया के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होता है, लेकिन होता क्या है, अमोनिया का जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, दूसरे राष्ट्रों से लेके आते हैं करते हैं, तो बंदरगाहों के आसपास जब इसको स्टोर करके रखना पड़ता है ना, वहाँ पे हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती। दूसरा, जब आप अमोनिया को एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र भेजते भी हो तो इसको आप गैसियस फॉर्म में नहीं भेज सकते, इसको आपको लिक्विड फॉर्म में करके भेजना होता है। तो वहाँ पे इन चीज़ों में पैसा बहुत खर्च होता है। सरकार बोलती है इन चीज़ों पे काम केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है। ये भी एक बहुत बड़ा सरकार का एम है, इंटरस्टेट ट्रांसमिशन। उसके बाद जो अमोनिया का स्टोरेज करना है वो, क्योंकि क्या होगा, अमोनिया वहाँ स्टोर होगा बंदरगाह के आसपास, वहाँ से एक्सपोर्ट भी आसान होगा। ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो कि हमारा जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है सरकार की, उसके तहत हमारे सामने आई है। अच्छा, ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, आप देख लो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। और 2030 तक हमने बोला था कि 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से हम उत्पादन करने की क्षमता हम रख पाएँ। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस मैंने बता दिया, जिसके तहत H2O यानी कि पानी से हम क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बनाएंगे। तो इसके अंदर 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर हमको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइजर होगा तभी तो आपकी ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी। इसके अंदर एक एम ये है कि 125 गीगावाट जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी हम सोच रहे हैं कि उसके लिए उसका पैदावार हो, और इसके साथ ही इसको एक राज्य से दूसरे राज्य जो हमने भेजने की बात करी, उसके लिए ट्रांसमिशन का नेटवर्क भी बनाया जाए। तो 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन खुद एक रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होगा। क्यों होगा? कि ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर आप क्या करोगे, आप रिन्यूएबल सोर्स से यानी कि सोलार और विंड से ऊर्जा लोगे, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करोगे और फिर आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाओगे। डन। अब इससे होगा क्या, ये 1 लाख करोड़ का तो इंपोर्ट के अंदर आपको फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद 50 मिलियन मैट्रिक टन मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, वो हम रोक पाएंगे। 6 लाख जॉब और 8 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट आएगा। ये कुछ मुख्य मुद्दे हैं जो हमको, ये जॉब्स हैं वो डायरेक्टली लिखी इन्होंने इस प्रकार से। अब आप इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इससे हम बातें कर ली। यही मेन जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस थी वही चीज़ें यहाँ पे है। हमारे जो कुछ एम है कि 2070 तक हम नेट जीरो कार्बन एमिशन के जो हमने घोषणा करी है, हमने ये घोषणा कहाँ करी, पंचामृत में। तो ये पंचामृत कब हुआ था, COP26 ग्लासगो के अंदर। तो ये जो चीज़ें हमने घोषणा करी वही इस नीति का मुख्य मुद्दे। फिर राजस्थान ने भी इसी के फॉलो किया और राजस्थान भी हरित हाइड्रोजन पॉलिसी लेके आया है। अब राजस्थान में जो वो चीज़ें हमने करी उसी को टारगेट को अचीव करने के लिए राजस्थान प्रयास करेगा। अब क्या कहता है राजस्थान? राजस्थान ये कहता है कि राजस्थान की जो नोडल एजेंसी वो कौन सी होगी, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड होगी, ठीक है, जो कि ऊर्जा विभाग के अंदर। अब उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात, जो भारत के अंदर जो ये काम होगा उसमें अग्रणी राज्य बनाना हमको, ठीक है। और अमोनिया और जीवाश्म है उसके ऊपर निर्भरता कम करनी है। अमोनिया की जगह क्या आ जाएगा, ग्रीन अमोनिया, ठीक है। फिर बोला रिफाइनरी है, उर्वरक है और अन्य जितने भी उद्योग हैं, रिफाइनरी, उर्वरक और अन्य उद्योग जो कि ऊर्जा की इनके यहाँ बहुत अन्य उद्योग मतलब सीमेंट इंडस्ट्री राजस्थान में काफ़ी है। तो यहाँ पर जो इनको आवश्यकता होगी ऊर्जा की, तो वो हम इनको क्या देंगे, ग्रीन हाइड्रोजन देंगे। उससे होगा क्या, एक तो आप जानते हैं कि जैसे ग्रीन हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो जो कोल बेस्ड एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी खपत कम होती है, और इस कारण से जो हमारा इकोसिस्टम है पर्यावरण का वो भी सुदृढ़ होगा, पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र भी मजबूत होगा। क्लियर है? अब
उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के लिए भी हम, जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम होता है वो राज्य का काम होता है, तो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री के लिए और रिसर्च वगैरह के लिए जो भी इंस्टीट्यूट चाहिए वो हम बना के देंगे। और इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान को ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक फेमस हब बनाया जाए। इसके अलावा जो हमें कुछ इक्विपमेंट्स बनाने पड़ेंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइज़र है, कंप्रेसर है, स्टोरेज की फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, इस पर हम काम करेंगे। ये हमारे उद्देश्य कुछ हमने बताए हैं। किसमें? राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति में। दोनों ज़्यादा अलग नहीं है, बस जो राजस्थान का टारगेट है वो भारत की नीति को पालन कैसे करना है, उसके अंदर हम क्या हासिल कर सकते हैं। तो जैसे राजस्थान को अग्रणी बनाना है, हमें जीवाश्म ईंधन पे या कोल बेस्ड जो हमारा फ्यूल है उसके ऊपर हमारी निर्भरता को कम करना है, ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा इस नीति को हासिल कैसे करोगे? हाइड्रोजन पार्क बनाएंगे, हम हरित पर्यटन को विकास देंगे, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, बात कर ली। फिर जो इक्विपमेंट चाहिए उनका निर्माण करेंगे। ये सारी वही चीज़ें जो दोबारा से आ रही है। इतना सा कंटेंट आपके पास है तो बहुत है। अब टारगेट क्या है, राजस्थान के लक्ष्य क्या है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो वहाँ पे हम 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की बात कर रहे थे, 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, ये उत्पादन क्षमता 2030 तक हम कहाँ हासिल करेंगे? नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत। राजस्थान बोल रहा है कि 2030 तक आपका वहाँ एम है ना, तो बोल रहे हैं इसमें 2000 किलो टन प्रति वर्ष ये हम उत्पादन करेंगे इसमें से। और क्या बोलता है? हम हाइड्रोजन घाटी बनाएंगे, यहाँ की आगती पागती का जो भी क्षेत्र है उसकी रिक्वायरमेंट हो सके। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइजर का जो निर्माण करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा ये रहा 60 से 100 गीगावाट इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए भी कैपेसिटी चाहिए। तो बोला उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, राजस्थान बोल रहा है कि इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए भी हम 1 गीगा फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ आपका टारगेट कितना है 60 to 100 गीगावाट का, तो ये बोल रहे हैं कि 1 गीगा फैक्ट्री हम भी लगा देंगे। ठीक है, डन। अब इससे क्या होगा, इस इलेक्ट्रोलाइजर को हम जो पैदा करेंगे हम इसको निर्यात भी करेंगे, ये भी हमारा एम है। और इन सब से कम 20% जो एक्सपोर्ट होगा भारत से ग्रीन हाइड्रोजन, उसमें से इतना हिस्सा राजस्थान बोलता है कि हम रखेंगे। यानी कि मान लो 100 टन अगर ग्रीन हाइड्रोजन भारत ने एक्सपोर्ट करी, तो राजस्थान बोल रहा है इसका 20% तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद 2030 तक जितनी भी राजस्थान के अंदर जो भाई हमारे नेचुरल गैस की पाइपलाइन वगैरह है, उसमें से 10% जो हमारा एरिया होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे। ये मुख्य हमारे टारगेट हो गए। हॉयसेल मंदिर के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट डिक्लेयर करता है। तो भारत में करीब करीब 42 साइट्स हैं और इसके अंदर अभी रिसेंटली हॉयसेल मंदिर है। और ये हॉयसेल मंदिर कहाँ है? कर्नाटक के आसपास है। तो इन हॉयसेल के मंदिर हैं, इनको इसमें ऐड किया गया, जो डायग्राम आप देख सकते हैं। परीक्षा में सवाल क्या आ सकता है कि ये मंदिर कैसे होते हैं। और ये जो मंदिर होते हैं ना, वो वैसर मंदिर निर्माण की जो शैली है, वो एक नागर है, एक द्रविड़ है, एक वैसर है। नॉर्थ इंडिया के अंदर होते हैं वो द्राविड़ होते हैं, साउथ इंडिया के अंदर होते हैं वो नॉर्थ इंडिया में नागर होते हैं, साउथ इंडिया में द्रविड़ होते हैं। इन दोनों का मिला जुला स्वरूप है वो वैसर है। और वैसर कहाँ मिलेगा आपको? कृष्णा नदी की जो घाटी है उसके आसपास, जहाँ पे आपका एक समय जो हम्पी कैपिटल थी और क्या कहते हैं विजयनगर एम्पायर था, वहाँ पे आपको इस प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। ये मंदिरों के नाम लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट। इसकी वास्तुकला का आपको ध्यान रखना है कि सेंटर के अंदर एक करीब करीब स्क्वायर होता है, और इसमें चूँकि ये स्टेटाइट रॉक होती है जो बड़ी सॉफ्ट होती है, इसका इसमें यूज़ लेते हैं निर्माण में, जिस कारण से इसके ऊपर क्या होता है, नक्काशी करना काफ़ी आसान होता है। इसीलिए आपको देखो काफ़ी डिज़ाइनर दिख रहे हैं ये। क्लियर है। ये प्रदक्षिणा पथ है छोटा मोटा आपको जो दिख रहा है सामने, तो प्रदक्षिणा पथ मिल गया। इसके बाद मंदिर है, वो थोड़ी भूमि शैली से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। मंदिर के चारों तरफ आपको वरांदे वगैरह मिलेंगे। ये कुछ हमने इसमें बताया। और शिखर और विमान, जो इसके मंदिर के बाहर का जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ आपको बड़े बड़े गोपुरम देखने को मिलते हैं। ठीक है। और ये छोटे छोटे शिखर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। शिखर जो होता है वो नगर का है और जो गोपुरम है वो द्रविड़ का है। इस प्रकार से एक मिला जुला स्वरूप है। ये तो हमने ऑलरेडी एग्जाम में हमारे जो टेस्ट सीरीज थी उसके अंदर भी क्वेश्चंस डाले थे, तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आए थे और उसमें हमने एक बार ऑलरेडी टेस्ट सीरीज में डिस्कशन किया था। तो ये वही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हॉयसेल मंदिर है वो कृष्णा घाटी के आसपास है।
जहाँ पे विजयनगर एम्पायर एक बार काफ़ी फ्लरिश हुआ था। हम्पी के जो क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र वर्तमान कर्नाटक राज्य के अंदर आता है, इस कारण से ये लिखा हुआ है। यूनेस्को ने इसको इस अंदर इंक्लूड किया है। जो इसकी वास्तुकला है उसको ध्यान रखना है, और वास्तुकला के बारे में बताया कि वेसर स्टाइल है, जो कि नगर और द्रविड़ का दोनों का मिला जो स्वरूप है, उसके आधार पर ये डेवलप कब हुए, तो 11 से 14 शताब्दी के अंदर होयसल साम्राज्य ने इसके अंदर काम किया था दक्षिण कर्नाटक के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली। अब जीआई टैग के बारे में है। ये जीआई टैग 2023 में दिए गए थे, काफ़ी फेमस थे 5। तो नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग है, आप जानते हैं। और जो कृष्ण का बाल स्वरूप है, श्रीनाथ जी की जो पेंटिंग होती है उसके लिए बड़ी फेमस है। पुष्टि संप्रदाय के लोग होते हैं, मंदिरों के पीछे हम ये टांगी जाती है। तो ये नाथद्वारा की पेंटिंग आप जानते हैं। उस्ता कला बीकानेर में फेमस है, जिसके अंदर ये सोने की नक्काशी का काम किया जाता है, और ईरान से इसके उस्ता कलाकार आए थे, जिसके नाम पे इसका किला पड़ गया था, और आज राजस्थान के अंदर फेमसली बीकानेर के अंदर होता है। जोधपुर का बंदेज, ये मतलब रंग को रंगने का और बांधने का एक तरीका होता है, डाई और टाई इसको पैटर्न बोलते हैं। तो इसके अंदर सूती रेशमी कपड़े होते हैं, इसके ऊपर अच्छी सी टाई और डाई के माध्यम से पहले रंगा जाता है, फिर इसको बांधा जाता है। तो ये एक विशिष्ट प्रकार से वहाँ जोधपुर के अंदर इसका कार्य चलता है, जिस कारण से जोधपुर के बंदेज को जीआई टैग दिया गया। उसके बाद कशीदाकारी। कशीदाकारी क्या होता है कि जो कपड़ा होता है उसके ऊपर सुई से नक्काशी की जाती है, जो आप देख सकते हैं। तो कशीदाकारी काफ़ी बारीक काम है। तो इस कारण से वहाँ पे मेघवाल समुदाय के लोग, आजकल तो वर्तमान में कई समुदाय ये तो मिक्स हो गया है, परंतु बीकानेर की कशीदाकारी फेमस है। ये इसमें ज़्यादा इसलिए डीप नहीं जा रहे हैं, ये 2023 के अंदर हर एग्जाम में प्री के लिए भी बहुत अच्छा पड़ा था, तो हो गया। कोफ्तगिरी की बात करी है, जो सोने के ऊपर नक्काशी का काम होता है ये। तो ये कोफ्तगिरी को भी हमने, जो हमारा चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पर आज भी काफ़ी प्रोमिनेंट है, चलता है, विदेशों से काफ़ी इसकी डिमांड रहती है। तो कोफ्तगिरी का जो शिल्प है, उसमें तलवार बनाने की एक विधि है, जिसके अंदर नक्काशी का काम काफ़ी अच्छा होता है, इसको भी हमारा एक जीआई टैग मिला था। अब भारत रत्न की घोषणाएं हुई कुछ। कर्पूरी ठाकुर, ये जो हमारे जो जेपी नारायण थे, जिनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया था, उस मूवमेंट के टाइम बड़े फेमस लीडर थे उसके, भारत जनसंघ के। तो समाजवादी पार्टी के लीडर थे बहुत बड़े, और इनको रिसेंटली केंद्र सरकार ने, जिनको जननायक के भी नाम जाना जाता है, तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम भी रहे, इनको भारत सरकार ने अभी क्या दिया, भारत रत्न दिया। तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के एक्स सीएम थे और जननायक के नाम जाने जाते हैं। जय नारायण का जो मूवमेंट था इंदिरा गांधी के खिलाफ, उस वक्त ये काफ़ी प्रोमिनेंट लीडर थे। ये डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनको परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। भारत के अंदर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुई है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, साइंटिस्ट थे, और इन्होंने अपने अच्छे रिलेशंस के माध्यम से अमेरिका और मैक्सिको के कंट्रीज से जो हमारे हाइब्रिड सीड्स मंगवाए थे, जिसका फ़ायदा हमें आज ही देखने को मिलता है। जो एमएसपी का फॉर्मेट है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जिसको आज, तो उसके लिए एम एस स्वामीनाथन के फॉर्मूले हैं, जो भी सरकार यूज़ करने का प्रयास करती है। C2+FL का इन्होंने फार्मूला दिया था। 2-3 फार्मूले हैं, उन्होंने एक ये है। रिसेंटली ये आपकी डेथ हो गई थी, अखबार में काफ़ी न्यूज़ में रहा था। एम एस स्वामीनाथन पे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट थे, इनको भारत रत्न मिला है। इसके अलावा साइंटिस्ट रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर इन्होंने काफ़ी सर्वे भी किया था। इसके बाद इन्होंने यूएसए और मैक्सिको से जो हाइब्रिड सीड्स वगैरह मंगाए थे, जो उसके लिए भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। और वर्तमान तक भारत सरकार की कई बड़ी बड़ी जो कमिटीज़ बनाई गई, उसमें एम एस स्वामीनाथन की राय ली जाती थी। उसके बाद जो एमएसपी देते हैं उसका भी फॉर्मूला आपने बताया था सरकार को, सरकार ने उसकी पालना की नहीं की, वो सेकेंडरी इशू है। चौधरी चरण सिंह किसानों के लीडर के रूप में जाने जाते थे, और ये इनको भी अभी भारत रत्न दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह जी, अगर आपको याद हो कि 1977 में इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी, तो उस वक्त चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। पीवी नरसिम्हा साहब 1991 के अंदर जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। मनमोहन सिंह इनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इनको भी अभी आपके क्या दिया गया है, आपके भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी जी, ये जो सोमनाथ से यात्रा स्टार्ट करी थी अयोध्या तक, उसके लिए काफ़ी फेमस उस टाइम इनको काफ़ी उस काम के लिए जाना जाता है। केंद्र सरकार के अंदर उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तो इनको किंग मेकर भी कहा जाता था। तो इनको भी रिसेंटली भारत रत्न से नवाजा गया है। तो ये कुछ लीडर्स, आप इनके नाम पर्सनैलिटीज़ के अंदर आ जाएं तो एक बार इनसे गो थ्रू बोल लेना। सरसरी नज़र से हमने बात कर ली, बाकी है पद्मश्री जो दिया गया उसमें देख लें। जानकी लाल जी भांड, ये बहरूपिया कलाकार हैं, और इस क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी इन लोगों ने काम किया है, और इस कारण से आज भी जो इनकी कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट के कारण इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है।
तो भीलवाड़ा से आते हैं आप। और बहरूपिया कलाकारी ये हालांकि काफ़ी लुप्त हो रही है, तो इसके अंदर इन्होंने काम किया। अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद ये दोनों मांड गायकी और गज़ल संगीत के लिए काफ़ी फेमस है, जिनको अभी ये दिया गया, बीकानेर से हैं। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायक के महान कलाकार हैं, और इन्होंने साहित्य और गायन के दोनों को मिश्रण करके एक अच्छा खासा काम किया। माया टंडन जी JK लोन हॉस्पिटल है उनके जो उसकी पूर्व अध्यक्ष थी, और सड़क सुरक्षा के लिए इन्होंने काम किया। ये इनको भी अभी रिसेंटली पद्मश्री दिया गया। तो ये जानकी लाल जी भांड, अली मोहम्मद गनी मोहम्मद, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, माया टंडन, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम में पर्सनैलिटीज़ में सवाल आ जाए तो ये। अब G20 का जो समिट हुआ था हमारा, G20 के समिट में कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए किए थे। तो वो जो चीज़ें कहीं एग्जाम में सवाल आए ध्यान में, एक तो महाऋषि के बारे में ऑलरेडी इसमें चर्चा कर ली कि इंटरनेशनल जो मिलेट्स हैं उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जिसके अंदर हमारा हैदराबाद का जो ICMR है वो इसके अंदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट होगा। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंट, ग्लोबल साउथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल, ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फॉर्मेट, ग्लोबल साउथ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट और G20 का उपग्रह मिशन। तो ये ग्लोबल साउथ के लिए, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का पार्ट है, उसके लिए उसने ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट थे जो G20 के समिट के साथ में ही चले, परंतु G20 के लिए बहुत सारी बातें थी तो इसलिए वहाँ कवर नहीं की। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। ये भारत 2030 तक 50% जो अपनी गैर जीवाश्म स्रोत से ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर है। ये जो कमिटमेंट भारत ने की थी पंचामृत के अंदर, एक कमिटमेंट ये थी, और ये आपके COP26 ग्लासगो के अंदर की गई थी। ये सरकार की तरफ से जो होलोग्राम्स आते हैं, इसको हम इसलिए देखते हैं, कई बार इनसे सवाल आ जाता है, इसलिए एक बार बस नज़र मारनी है आपको। अब आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत का उदय तो हुआ ही है। कैसे? क्योंकि हम जो वर्ल्ड की टॉप 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में आ चुके हैं, और आत्मनिर्भर भारत और PLI स्कीम, इन चीज़ों, इसने दोनों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें एक भागीदारी निभाई है। स्वास्थ्य सेवा, आप जानते हैं कि आयुष्मान भारत, अब सरकार भी चेंज होगी, तो इस स्कीम के बारे में ज़रूर ध्यान रखना, वरना लोग चिरंजीवी स्कीम के तक सीमित थे। तो थोड़ा सा अभी आयुष्मान भारत योजना को एक बार ज़रूर आप पढ़ लेना, क्वेश्चन आ सकता है। तो आयुष्मान भारत अगर हम यहाँ पढ़े तो 26 करोड़ से अधिक कार्ड बन चुके हैं। जो लोगों के आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, उसमें 1 लाख करोड़ की सरकार कहती है बचत हुई। कोविड के दौरान भी हमने काफ़ी अच्छा काम किया, 150 लोगों को हमने कोविड की वैक्सीन प्रोवाइड करी थी। और जब कोविड का इशू चल रहा था लॉकडाउन में, जो PPE किट होती थी, उस PPE किट पहले जो हम चाइना से प्रोक्यूर करते थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा उछाल आया था। ये चीज़ें दिखाई है। क्लियर है? अब महिलाओं के लिए कैसे हम काम कर रहे हैं, तो धुआं मुक्त रसोई, तो LPG सिलेंडर और LPG सिलेंडर योजना कौन सी हमारी? उज्ज्वला योजना है। इसके तहत करीब करीब 10 करोड़ LPG गैस कनेक्शन हमने महिलाओं को दिए हैं। तो ये इसलिए धुआं मुक्त रसोई सरकार कह रही है कि 10 करोड़ से अधिक LPG गैस कनेक्शन किसके दिए है? उज्ज्वला योजना के तहत। उसके अलावा ये जल कनेक्शन जो हमारा जल संसाधन मंत्रालय था, उसके तहत फिर 4 करोड़ महिलाओं के लिए घर का स्वामित्व। ये कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि जो PM आवास योजना है, यहाँ पे केवल ग्रामीण की बात करी है, तो ग्रामीण के अंदर करीब करीब 2.5 करोड़ घर हमने बनाए हैं। इन 2.5 करोड़ घरों में से लगभग 70% घरों का जो मालिकाना हक है वो किसके पास है? महिलाओं का। तो यहाँ पे इन्होंने 4 करोड़ महिलाओं इसलिए लिखी है क्योंकि 2.5 करोड़ का 70% प्लस शहरी जो आयाम था उसका, उसमें मिला के महिला उद्यमियों को हमने 30 लाख करोड़ के आसपास का सरकार कहती है कि ऋण दिया है। ये आंकड़े एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का कुछ ऐसे आ जाता है उन चीज़ों के अंदर। महिलाओं की रोजगार दर है वो पहले क्या थी कि 23% थी, कम थी, मतलब कि रोजगार एम्प्लॉयमेंट रेट 23% थी, वो बढ़ के 37% हुई, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटा है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे उस टाइम हम कवर करेंगे, जिस प्रकार से सरकार ने लोकसभा विधानसभाओं के अंदर महिलाओं को एक हक दिया है कि आप भी 33% रिजर्वेशन का बेनिफिट लेकर के जन भावनाओं को हमारी जो मेन लोकसभा का और राज्यसभा है वहाँ पर उसको लेके आए। G20 प्रेसिडेंसी के एजेंडे के रूप में महिलाओं के नेतृत्व वाली मीटिंग्स हुई थी वुमेंस को लेकर के, उसके बारे में। महिलाओं को सुविधा और सम्मान, दोबारा यहाँ उज्ज्वला योजना बात कर ली, PM आवास योजना, 3 तलाक खत्म हो चुका है, और पेड मैटरनिटी लीव के बारे में सरकार ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया। जल जीवन मिशन के बारे में जो नन कनेक्शन दिए, PM मुद्रा योजना से जो यहाँ पे हमने बात करी कि कैसे उनको 30 लाख करोड़ रुपए स्टैंड अप इंडिया के अंदर जो 81% लोन है ना वो महिलाओं को मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये।
और पीएम जनधन योजना के अंदर 56% जो खाते हैं वो महिलाओं के नाम पे हैं। ठीक है, अब स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं। तो 2016 के अंदर भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाया था, और इससे क्या हुआ, इस पैसे का इस्तेमाल करते हुए 115 यूनिकॉर्न बने। इसके अलावा जो टायर 2 और टायर 3 सिटी है वहाँ पर स्टार्टअप का कल्चर ज़बरदस्त चल पड़ा है। ठीक है, जिन लोगों के पास आइडियाज़ हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे। ठीक है, जो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो इंडिया ने अपने यहाँ पे चलाया है। क्लियर है। और फिनटेक स्टार्टअप मतलब कि जो पेमेंट के लिए ऑनलाइन, देखो आप कितने गूगल पे, फ़ोन पे, भारत पे, जो ये नए नए सारे पे सिस्टम हैं, तो ये जो दिखाता है कि हम डिजिटल और फिनटेक में काफ़ी आगे बढ़ गए। सॉफ्टवेयर हमेशा से ही भारत की एक पावर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये योजना लाल किले से मोदी जी ने घोषणा करी थी, 13,000 करोड़ रुपए का हेल्प देंगे। इसमें क्या है, लोन दिए जाएंगे, और लोन की स्कीम ऐसे है कि पहले आपको 1 लाख का लोन मिलेगा, और इसमें आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिलेगी 5% की। यदि आप उस लोन को रीपे कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम आप 2 लाख रुपए ले सकते हो। तो ये एक पीएम विश्वकर्मा योजना है। इसके अंदर विश्वकर्मा नाम से आप ये समझिए, जो हाथ से काम करने वाले कारीगर होते हैं, जिसके अंदर 18 व्यवसायों को उन्होंने चुना, चाहे कोई बुनकर हो, कारीगर हो, शिल्पकार हो, कोई लोहार हो, जिसको अपना प्रोफेशनल नॉलेज है, पारंपरिक कारीगर हैं, उनके लिए ये पीएम विश्वकर्मा योजना लाई गई थी। क्लियर है। और ये जो पैसा मिलेगा, इससे आप टूल किट वगैरह जो भी आपको आवश्यकता की चीज़ें वो आप खरीद सकते हैं। ये लोन आपको एक तरह से आप खुद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बन के काम कर सकें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमने ऑलरेडी कवर कर ली। सो मिसलेनियस के टॉपिक थे जो हमारे मैगजीन का लास्ट पार्ट था, उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम स्विच करेंगे पॉलिटी और इकोनॉमी की तरफ। तो आई होप जो आज का क्रक्स था, ज़्यादा समझाने की चीज़ें आज थी नहीं, जो थी वो थी आपके यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज को लेकर के, जिसको हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया। बाकी क्या स्टैटिक पोर्शन है, सूचनाएं हैं, एक बार आप देखोगे तो चीज़ें आपको याद रहेगी। एग्जाम में इस डाटा को आप कैसे इस्तेमाल करते हो वो आपके ऊपर है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की पॉलिसी भी और भारत सरकार की। और जो योजनाएं इस बार कम आई है तो पॉलिसीज़ के ऊपर सवाल आने की संभावना ज़्यादा है, इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो वी विल मीट अगेन टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, एंड थैंक यू टू बी इन टच। और डिमांड थी हिंदी में क्लास, तो वो भी आई थिंक आपकी आकांक्षाएं पूरी हुई होगी, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं वो, वहाँ अपने विचार हैं वो कमेंट्स में शेयर करें। एंड और जो भी टेस्ट सीरीज़ के पार्टिसिपेंट्स थे, मेरा उनसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आपने जो मेहनत करी उसको एक बार इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक बार जो आपने आंसर्स लिखे हैं या हमारी जो आंसर कीज थी उनको एक बार आप रिवीजन कर लें। और जो बने हुए हैं इस अभी जो लास्ट वाली टेस्ट सीरीज मेंस वाली के अंदर, तो उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ये जो इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं हमारे फुल लेंथ वाले, उनको आप ज़रूर लिखें। क्या होता है कि लास्ट टाइम, अभी तो वैसे लास्ट टाइम नहीं आया, बट अभी जितनी आप मेहनत कर लोगे वो आपको रियल एडवांटेज देगी। अब रिटेंशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच।